खुशामदीद नाज़रीन, मैं असदुल्ला खान हूँ। इस प्रोग्राम में परदेश से देश तक जिसका नाम है, इसमें हम बहुत से उन पाकिस्तानियों के मसाइल आपके सामने लेकर आते हैं जो बैरून मुल्क मुकीम हैं और पाकिस्तान में उनको मुख्तलिफ मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। इस प्रोग्राम के दौरान हमें बहुत सारे लोगों की रिक्वेस्ट मौसूल हुई। बहुत सारे लोगों ने कहा कि जो पाकिस्तान में रहते हुए लोग बाहर जाना चाहते हैं या बाहर पहले से मुकीम हैं और अपनी फैमिली को बुलाना चाहते हैं, या उन्होंने शादी कर ली है और अपनी स्पाउस को वहाँ पर लाना चाहते हैं, या फिर वहाँ से दूसरे पाकिस्तान से किसी और कंट्री का वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, तो वीज़े के हुसूल के लिए बेशुमार मुश्किलात का उनको सामना करना पड़ रहा है। और उन लोगों ने इसकी रहनुमाई के लिए रिक्वेस्ट की कि आप एक ऐसा प्रोग्राम भी तरतीब दें जिसमें उन लोगों की रहनुमाई की जा सके जिनको वीज़ा के हुसूल में मुश्किलात का सामना है। तो आज का प्रोग्राम ख़ास तौर पर हमने उन तमाम पाकिस्तानियों के लिए तरतीब दिया है जिनको मुख्तलिफ तरह के वीज़ों का प्रॉब्लम है। और आप जानते हैं कि शायद पहले वीज़े के हुसूल का प्रॉब्लम इतना ज़्यादा नहीं था, इतने ज़्यादा मसाइल का सामना नहीं करना पड़ता था। पहले इतने वीज़ा रिजेक्शंस नहीं होते थे जितना अब हो रहे हैं। जिस तरह से अब विज़िट वीज़ा का हुसूल भी मुश्किल हो गया है, या अगर मुस्तकिल सकूनत इख्तियार करना चाहते हैं बरतानिया या किसी और मुल्क में, तो वहाँ पर किस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ता है। तो आज के प्रोग्राम में हम इसी इशू से मुतालिक रहनुमाई फ़राहम करने जा रहे हैं और बड़े पर्टिनेंट गेस्ट इस हवाले से हमारे साथ मौजूद हैं जो कि इन तमाम इश्यूज़ पर बड़ी महारत रखते हैं, कई साल से इन मामलात पर काम कर रहे हैं। तो उनसे हम उन तमाम पाकिस्तानियों के लिए रहनुमाई हासिल करना चाहेंगे जिनको इस नौयत के मसाइल का सामना करना पड़ रहा है। मेरे साथ अख्तर गोंदल साहब मौजूद हैं जो इमिग्रेशन लॉयर हैं और एक प्रैक्टिस कर रहे हैं बरतानिया में, और बरतानिया में मुकीम पाकिस्तानी जिनको इस तरह के इशूज़ का, जिसका मैंने जिक्र किया, सामना करना पड़ता है, उनकी मुश्किलात को हल करने की कोशिश भी कर रहे हैं। खालिद परवेज़ साहब हमारे साथ मौजूद हैं जो स्कॉटलैंड में 92 के नुमाइंदे हैं। मैं आप दोनों मेहमानों को खुशामदीद करता हूँ। सबसे पहले तो अख्तर गोंदल साहब ये बताइए कि ये वीज़ा के हुसूल के लिए कितनी किस्म के इश्यूज़ का सामना लोगों को करना पड़ता है। एक तो ज़ाहिर है विजिट वीज़ा है, आप इमिग्रेशन का एक इशू हो सकता है, आप मुस्तकिल सकूनत वहाँ पर इख्तियार करना चाहते हैं, उसका एक प्रॉब्लम है। तो कितनी किस्म के तकरीबन जो बड़े बड़े मसाइल हैं इस नौयत के, वो कौन कौन से हैं? सर थैंक यू। सर मैं ये अर्ज़ करूँगा कि जब से ये टोरी की गवर्नमेंट आई है, इन्होंने टफ रूल्स, इमिग्रेशन रूल्स इंट्रोड्यूस कराए हैं। उस वजह से जो हमारे यहाँ पे पाकिस्तानी हैं जो पाकिस्तान से आना चाहते हैं उनको काफ़ी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। सबसे पहले मैं गुजारिश करूँगा कि जो ब्रिटिश स्पाउसेस हैं इनका रूल जो है वो जुलाई 2012 में एक नया रूल इंट्रोड्यूस कराया गया और उसमें टफ रिक्वायरमेंट एक रखी गई जो फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड की थी। उसमें ये था कि जो ब्रिटिश स्पाउसेस हैं उनको उनका जो यहाँ पे स्पॉन्सर है यूके में, जो ब्रिटिश नेशनल है, उसको ये प्रूव करना है कि उसकी अर्निंग जो है वो 18,600 है, उसकी जो ग्रास एनुअल इनकम है वो 18,600 है, ये उसको प्रूव करना है। और दिस इज़ वन थिंग। और सेकंड थिंग इसमें ये थी कि ये अगर एक बंदा अर्न करता भी है तो फिर उसमें आगे टफ डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट है, स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट्री रिक्वायरमेंट है, स्पेसिफिक एविडेंस है जो आपको प्रूव करना है, विच इज़ वेरी कॉम्प्लिकेटेड। उसमें आपको जो ड्यू टू लैक ऑफ, पहले तो फाइनेंशियल थ्रेशोल्ड है, दूसरा ड्यू टू लैक ऑफ एविडेंस बहुत ज़्यादा रिफ्यूज़ल्स आती हैं। इसमें एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक यूके में कोई 40% लोग ऐसे हैं जो इस थ्रेशोल्ड से जिनकी अर्निंग कम है। सो 40% लोग, विच इज आई वुड से ह्यूज अमाउंट। अगर मैं अख्तर गोंदल साहब एक सादा ज़बान में अब लोगों को देखने के लिए समझा दूं कि आप ये कह रहे हैं कि एक शख्स अगर बरतानिया में मुकीम है, वो लड़का है या लड़की है, उसने पाकिस्तान में शादी कर ली, अब वो चाहता है कि अपने स्पाउस को वहां पर बुला ले। अगर एक आदमी ने शादी किया तो चाहता है अपनी वाइफ को वहां पर बुला ले। अब उसको शो करना पड़ेगा कि वो बरतानिया में रहकर उसका खर्च उठा सकता है कि नहीं उठा सकता, ताकि उसको वहां पर आकर जॉब ना करनी पड़े। अब उसके लिए उसको शो करना पड़ेगा कि उसकी इतनी इनकम है कि वो अपने स्पाउस का खर्च भी उठा सके और अपनी फैमिली का भी खर्च उठा सके। और उसके लिए उसको शो करने हैं कि 1860 पाउंड उसकी एनुअल इनकम 18,600 है सर। सॉरी 18,600 ओके 18,600 पाउंड उसकी एनुअल इनकम होनी चाहिए, जो कि एक बड़ी अमाउंट बनती है। और आप कह रहे हैं 40% जो लोग हैं वो इससे कम अर्न कर रहे हैं, और अगर इससे कम अर्न कर रहे हैं और इससे ज्यादा वो शो नहीं कर सकते तो वो अपने स्पाउस को वहां पर इनवाइट नहीं कर सकते। तो ऐसे में उनको मसला ये है कि शादी तो कर ली लेकिन उनकी वाइफ या उनके हस्बैंड जो है वो पाकिस्तान में, ये सबसे बड़ा मसला है। और वो सफर कर रहे हैं और देयर फैमिली हैज बीन टोर्न अपार्ट। हाँ। और इसमें सर ये है कि
ये तो सिर्फ है ना कि अगर आप स्पाउस के अगर बच्चे हो जाते हैं तो जो पहला चाइल्ड है उसकी फिर 3,800 ऑन द टॉप ऑफ 18,600 होगी। अच्छा। अगर 2 बच्चे हैं तो फिर जो है वो एडिशनल चाइल्ड है तो 2,400 और एड अप हो जाएगा, विच इज अ वेरी ड्रैकोनियन लॉ। इसमें जो रिफ्यूजल रेट है सर, वो आई वुड से कि जो जितने भी डिसीजन हैं उनमें, एंट्री क्लियरेंस के डिसीजन हैं उनमें जो 1/4 है रिफ्यूजल रेट, वो इसका है ब्रिटिश स्पाउसेस के रिफ्यूजल का, विच इज क्वाइट अ लॉट। और फिर उसमें सर एक ये बड़ा होता है कि मैंने बहुत सारे रिफ्यूजल जो हैं वो डील किए हैं, कोर्ट में लोगों को रिप्रेजेंट किया है। उसमें ये होता है कि से फॉर एग्जांपल वो इंटरव्यू करते हैं, वो कहते हैं कि जी ठीक है आपकी जॉब भी है, आपने डॉक्यूमेंट्स भी प्रोवाइड किए हैं, वी वांटेड टू नो कि आप जेन्युइन एम्प्लॉई हैं। वो क्या करते हैं कि होम ऑफिस का कोई बंदा एम्प्लॉयर को कॉल करेगा और या उसके सुपरवाइजर को कॉल करेगा, उससे फ्यू क्वेश्चंस करेगा इन ऑर्डर टू कंफर्म द एम्प्लॉयमेंट, और फिर एम्प्लॉई को कॉल करेगा उसी वक्त। और उनमें जो छोटे छोटे भी अगर तजाद आ जाते हैं उनके आंसर्स में तो उसको रिफ्यूज कर देगा। मैंने एक रिसेंटली केस डील किया जो मैंने विन किया। मैंने जितने मेजॉरिटी केसेस जो मैंने कोर्ट में रिप्रेजेंट किए हैं इसमें वो विन किए, बिकॉज उनमें जो रिफ्यूजल्स होती थी वो ज्यादा ब्यूरोक्रेटिक टाइप रिफ्यूजल होती थी, मतलब एडमन फॉल्ट होते थे। एक बंदे से आप पूछते हैं कि जी आप इस से फॉर एग्जांपल एक ऑर्गेनाइजेशन है उसमें 20 बंदे काम करते हैं, वो 20 बंदों के अगर नाम पूछते हैं तो जरूरी नहीं जो एम्प्लॉई उसको 20 के 20 नाम आते हों, और जरूरी नहीं कि जो सुपरवाइजर वहां काम कर रहा है वो 20 के 20 नाम ही करेक्टली बताए। ठीक है। तो मैंने एक ऐसी, मतलब इट वाज वेरी फनी रिफ्यूजल कि उसमें जो एम्प्लॉइज के नाम थे वो एम्प्लॉई ने डिफरेंट बताए या वहां पर एक्चुअली डिफरेंट लोग समझ आ जाती। से फॉर एग्जांपल एक बंदे का नाम नईम खान है, एक खान मिस्टर खान बता देता है, दूसरा कहता है कि जी उसका नाम नईम खान है, तो वो कहते हैं जी दिस इज ये उसमें फर्क आ गया है, दिस इज डिस्क्रिपेंसी। तो वो जो माइनर डिस्क्रिपेंसीज हैं उसमें कोर्ट के डिसीजंस भी उनको नहीं रिफ्यूज होना चाहिए, बट दिस इज हैपनिंग फॉर द सिंस 2012। ठीक है, इस पर मजीद बात करते हैं, जरा एक मुख्तसर ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहेंगे। अब इसका सोल्यूशन क्या, इस पहले जो टाइप आपने हमें बताई है कि आप वहाँ पर जो ब्रिटिश पाकिस्तानी हैं उनको अपने स्पाउसेस को वहाँ पर इनवाइट करने के लिए, अब अगर उसकी 40% से कम है तो इसका कोई सोल्यूशन नहीं है, आप क्या उसका केस जो है वो प्रेजेंट कर सकते हैं कोर्ट में स्पेशल केस के तौर पर कि जी इसका ये प्रॉब्लम है, इसको इन्वाइट करना है अपने स्पाउस को अपने साथ रखने के लिए, तो कोई क्राइटेरिया फिर ऑल्टरनेट कुछ मौजूद है, कोई हल है इसका या नहीं है? सर उसमें ये है कि जो इनकी रिफ्यूजल्स होती हैं उसमें इन कंट्री राइट ऑफ अपील होता है, जो कोर्ट में अपील लॉन्च की जाती है उसमें फिर कोर्ट में जाके हम उसको रिप्रेजेंट करते हैं और उसमें रिलीफ भी मिलता है। अब बहुत सारे केसेस हैं जिनमें रिलीफ मिला है। अब इसमें इस केस को चैलेंज भी किया गया था, इसमें हाई कोर्ट में एक डिसीजन आया था जो स्पाउसेस की फेवर में डिसीजन आया था, जिसमें जस्टिस ब्लेक ने डिसीजन दिया था, लेकिन फिर वो होम ऑफिस ने उसको चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट में डिसीजन जो है वो स्पाउसेस के अगेंस्ट आ गया। जो कोर्ट ने कहा कि जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर द होम डिपार्टमेंट की रिक्वायरमेंट है उन्होंने इसको लेजिटिमेटली मेंटेन किया हुआ है। अब इसमें यही हो सकता है, आप जो देखें यहाँ पे जो लीडिंग पार्टीज हैं, अब टोरी की गवर्नमेंट है, उनका ये टफ रूल है। अब जो लेबर वाले हैं वो कहते हैं कि हमारी गवर्नमेंट आएगी तो हम इस रूल को अबालिश कर देंगे, दिस इज ड्रैकोनियन लॉ। और इसमें जो हमारे यहाँ पे, मैं ये अर्ज करूंगा कि इस हवाले से जो हमारे यहाँ पे लीगल रिप्रेजेंटेटिव हैं उनके अलावा जो हमारे पॉलिटिकल नुमाइंदे हैं, हमारी एक बड़ी तादाद पार्लियामेंट में मौजूद है, हाउस ऑफ कॉमन्स में है, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में है, बहुत सारे बारों के मेयर हैं। जो हाउस ऑफ कॉमन्स में, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में, स्पेशली जो हाउस ऑफ कॉमन्स में हमारे नुमाइंदे हैं वो इस बात को रेज कर सकते हैं कि इसमें अमेंडमेंट की जाए। और वो समझते भी होंगे कि पाकिस्तानियों को ये कितना बड़ा प्रॉब्लम है और कितना सीरियस इशू है।
अब तो जो यहाँ पे फैमिलीज हैं उनको पीपल हैव गिवन देम नेम स्काइप चिल्ड्रन, स्काइप फैमिलीज की, वो स्काइप पे राब्ता करते हैं, स्काइप पे अपने बच्चों से बात करते हैं। तो इसमें जो एक वॉइस है वो रेज होनी चाहिए थ्रू आवर जो हमारे नुमाइंदे हैं उनके थ्रू। जी बिल्कुल ठीक है। अच्छा, एक चीज़ में मुझे खालिद परवेज़ साहब ये बताइए, एक तो ये जो अभी बताया अख्तर गोंदल साहब ने, इसके अलावा आपसे ज़ाहिर है बहुत सारे पाकिस्तानी रब्ता करते हैं, ख़ास तौर पर जब हमारा ये 92 यूके में लॉन्च हुआ और हमने ये प्रोग्राम शुरू किया परदेश से देश तक, तो बहुत सारे पाकिस्तानी डिफरेंट इश्यूज़ के लिए आपसे रब्ता करते हैं। तो कॉमनली वीज़ा रिलेटेड इश्यूज़ आपके पास किस किस्म के लोग लेकर आते हैं, ये जो अभी डिस्कस हुआ इसके अलावा? जी शुक्रिया असद भाई। ये इमिग्रेशन के हवाले से ज़्यादा जो जिस तरह अख्तर गोंदल साहब ने फरमाया कि शादी के हवाले से बहुत ज़्यादा जो रिफ्यूज़ल है वो ज़्यादा परेशानी लोगों की इसी हवाले से कि ऐसे लोगों की कई साल से उनकी मिसेज उधर है और वो लड़का इधर है या लड़की उधर है और लड़का इधर, दोनों के कई साल से केसेस वो चल रहे हैं। ये केसेस काफ़ी हैं और बाकी जो विजिट वीज़ा के लिए काफ़ी सारे जो है लोगों के है कि हम बाद पेरेंट्स को बुलाना चाहते हैं, बहन भाइयों को बुलाना चाहते हैं, छोटी छोटी चीज़ों पे वो वीज़ा रिफ्यूज हो जाता है। तो जिस तरह के इन्होंने बहुत ज़्यादा 18,600 जो तनख्वाह रख दी वो पॉसिबल नहीं है, इतनी तनख्वाह सब लोग नहीं, जिस तरह गोंदल साहब ने बताया कि 40% है इसका, वो इसका मसला है। और ये विजिट वीज़े का ज़्यादातर ये दो इश्यूज तो काफ़ी ज़्यादा है और स्टूडेंट्स वीज़े का भी साथ आ जाता है। ये 2-3 जो ज़्यादा वीज़े हैं जिसका लोग कंप्लेन लेकर, ज़्यादातर ये लोगों का मसला है वो शादी के वीज़े का मसला बहुत ज़्यादा है। जिस तरह के लोग हमारे पास किस्म कंप्लेन लेके आते हैं कि ये शादी के लिए एक, और दूसरा कि जो यूके में जो कुछ लायर भी हैं उनकी फीसेस भी कुछ बहुत ज़्यादा है, तो कुछ लायर उनकी फीसेस कम है, तो यहाँ से भी उनको गाइडलाइन कोई अच्छी नहीं मिलती, तो मुख्तलिफ जगहों पे लोग जाते हैं, वो अच्छा कोई लायर ढूंढते हैं जो इमिग्रेशन के हवाले से उनको सही प्रॉपर गाइडलाइन दे दे। और कुछ नॉलेज की भी कमी है कि जब ये फॉर्म वगैरह फिल करते हैं तो फॉर्म भी फिल नहीं सही कर सकते, कोई ना कोई गलती कर देते हैं जिसकी वजह से वीज़ा रिफ्यूज हो जाते हैं। बिल्कुल ठीक है। अच्छा अख्तर गोंदल साहब, ये जिस तरह से अभी खालिद परवेज़ साहब भी जिक्र कर रहे थे, अब ये जो एक विजिट वीज़ा है, एक ज़माने में ये बड़ी आसानी से मिल जाता था क्योंकि इसमें कोई हुकूमत बरतानिया को इतना प्रॉब्लम ही नहीं होना चाहिए कि एक शख्स है वो 1 महीने के लिए का वीज़ा अप्लाई करता है, 3 महीने का या 6 महीने का अप्लाई करता है और वो समझता है कि चंद दिन के लिए, 4 दिन के लिए उसको वहाँ पर विजिट के लिए जाना है या किसी इवेंट पे शिरकत करने के लिए जाना है। तो विजिट वीज़ा रिफ्यूज़ल इतनी ज़्यादा क्यों बढ़ गई हैं आपके ख्याल में, क्या वजूहत हैं इसकी? सर मैं ये अर्ज करूंगा कि इसमें जो खालिद परवेज़ साहब ने बड़ा जो है ना वो बेटर तरीके से इसको डिस्क्राइब किया है कि ड्यू टू लैक ऑफ इंफॉर्मेशन, ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज, ड्यू टू लैक ऑफ प्रॉपर लीगल एडवाइस, प्रॉपर लीगल एडवाइस जो है उसकी लैकिंग की वजह से उसकी वजह से बहुत ज़्यादा जो है वो रिफ्यूज़ल्स होती हैं। अब जो सर विजिट वीज़ाज़ हैं उसमें मैं इसमें ये आपको बताऊंगा कि एक जो इसमें भी ड्रैकोनियन रीज़न है रिफ्यूज़ल्स की, उसको मैं पर्टिकुलरली एड्रेस करूंगा और वो है कि जी मैंडेटरी बैन फॉर 10 ईयर्स। इन्होंने इमिग्रेशन रूल्स में एक जनरल ग्राउंड फॉर रिफ्यूज़ल इंट्रोड्यूस कराई है। उसमें जनरल ग्राउंड फॉर रिफ्यूज़ल में ये डिसेप्शन की बेस पे रिफ्यूज़ कर देते हैं। से फॉर एग्जांपल एक बंदे ने कोई एप्लीकेशन लॉन्च की थी इन द पास्ट और उसमें उसने कोई ऐसा डॉक्यूमेंट प्रोवाइड किया था या ऐसी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की थी जो उनकी नज़र में फॉल्स थी या फॉल्स थी, मिसरिप्रेजेंट किया था, या कोई फेल टू डिस्क्लोज मटेरियल एविडेंस और मटेरियल इंफॉर्मेशन whether that was material to the application or not, तो उस पे ये रिफ्यूज कर देते हैं। सर इस पे कोर्ट की जजमेंट्स में भी हैं। इसमें ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये है कि जो बर्डन ऑफ प्रूफ है, ये भी ड्रैकोनियन रिफ्यूजल्स आती हैं इसमें जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो रिस्पोंडेंट पे होता है, होम ऑफिस पे होता है, उनको प्रूव करना है ऑन दी हायर बैलेंस ऑफ प्रोबेबिलिटी, व्हिच मींस दे शुड कम अप विद द कोजेंट एविडेंस। उनके पास एक स्ट्रांग एविडेंस होना चाहिए किसी को एलिगेट करने के लिए कि 10 इयर्स बैन एक बहुत बड़ा एक पनिशमेंट है। तो ये आपने सही कहा कि ड्रैकोनियन लॉ है। ये 10 इयर्स बैन के लिए आपको एक बहुत बड़ी सॉलिड रीजन होनी चाहिए आपके पास कि आप 10 इयर्स के लिए बैन कर रहे हैं चाहिए उसको रिफ्यूज करने के लिए। सर इसमें जो होम ऑफिस है उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा एक वेरिफिकेशन रिपोर्ट होती है। वो ये कहते हैं कि जी हमने आपके डॉक्यूमेंट्स जो हैं या जो इन्फॉर्मेशन है उसको वेरीफाई किया और हमें कोई उसकी जो हमें जो राइट आंसर नहीं मिला, तो वी थिंक के
we believe you have misrepresented yourself, you have provided the false information, and therefore we are going to refuse on the general grounds for refusal, और हम आपको 10 years के लिए आपकी एंट्री बैन करते हैं। सेफ इसमें भी अगेन सर ये ऐसे होता है कि से फॉर एग्जांपल होम ऑफिस का कोई बंदा या जो वहाँ ब्रिटिश एम्बेसी वो बंदा कोई जो है ना जो वेरिफिकेशन टीम है उसमें से कोई कॉल करता है आगे से फॉर एग्जांपल वो किसी ऑर्गेनाइजेशन को या किसी बैंक को या किसी इदारे को कॉल करता है, वो राइट बंदे से उसकी बात ही नहीं होती, उसको इन्फॉर्मेशन मिले ना मिले वो ये बादर नहीं करता कि मुझे जो है वो राइट इन्फॉर्मेशन लेनी चाहिए, मुझे राइट बंदे से राब्ता करना चाहिए। अगर नहीं भी राब्ता होता तो उसको इन राइटिंग एक लेटर लिखना चाहिए कि हमें विच इज द प्रॉपर वे ऑफ। यानी मिसाल के तौर पे आप ये कह रहे हैं कि आपने कहा कि जी मैं फलां जगह पे ऑफिस में काम करता हूं, उन्होंने फोन किया तो एक ऐसे नंबर पे कॉल किया कि जहां पे एक ऐसा शख्स बैठा हुआ था जो उसको नहीं जानता, यानी वो HR डिपार्टमेंट नहीं था, किसी और नंबर पर उन्होंने कॉल की, उन्होंने कहा नहीं यहाँ पर तो इस नाम का कोई बंदा नहीं रहता या काम करता, तो उस यानी किसी ने कैजुअल तरीके से ये कह दिया कि शायद वो उसको जानता नहीं होगा, तो उस बुनियाद पर उसको बुनियाद बनाकर एक्शन ले लिया गया। जी जी तो उसमें अब कोर्ट ने जजमेंट्स दी हुए हैं। मैं इसमें एक ये कोर्ट ऑफ अपील का डिसीजन है नाइजीरिया, उसमें उन्होंने कहा था कि कोर्ट ने कि आपको जनरल ग्राउंड्स पे रिफ्यूज़ करने के लिए होम ऑफिस को ये प्रूव करना है कि जो एप्लीकेंट है, एक एडिशनल रिक्वायरमेंट उन्होंने की कि उसका मेंस रिया है, उसकी ये डिलिबरेट इंटेंशन थी टू अचीव द इमिग्रेशन एडवांटेज, उसके ये नॉलेज में होना चाहिए। ऐसे नहीं कि से फॉर एग्जांपल एक एप्लीकेंट है उसने किसी थर्ड पार्टी से कोई डॉक्यूमेंट लिया है, वो एप्लीकेंट के ये नॉलेज में बात नहीं है तो उस पर फिर ये रिफ्यूज नहीं होना चाहिए, ये एप्लीकेंट के नॉलेज में होना चाहिए, उसकी डिलिबरेट इंटेंशन होना चाहिए, यानी जो इसमें इंटेंशन होना जरूरी है, डिसऑनेस्टी होना जरूरी है। हाँ बिल्कुल ठीक। इस इशू पर मैं आपसे मजीद बात करना चाहूंगा, लेकिन एक जरा मुख्तसर सा ब्रेक ले लें, जरा ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहेंगे। अख्तर गोंदल साहब, एक मैं एग्जांपल दे देता हूं इसमें समझने के लिए। 2015 में ये वाकया हुआ था पाकिस्तान में, एक ब्रिटिश पाकिस्तानी जर्नलिस्ट जो वहाँ पर यूके में मुकीम थे और वहाँ पर वो एक मीडिया कॉन्फ्रेंस करना चाह रहे थे, उन्होंने ये किया कि बहुत सारे पाकिस्तानियों को इन्वाइट किया, कि पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को इन्वाइट किया कि आप हमारी इस कॉन्फ्रेंस में शिरकत करें, इन्विटेशन लेटर भेजा, और उस इनविटेशन लेटर में उन्होंने कुछ अपने स्पॉन्सर्स भी शो किए कि जी उस इवेंट के लिए कि जी हम इन स्पॉन्सर्स की मदद से ये एक कॉन्फ्रेंस है वो उसका इनेकाद करा रहे हैं। वो इन्फॉर्मेशन उन तमाम लोगों को जो कि उसमें शिरकत के लिए जा रहे थे उनको ज़ाहिर है मालूम नहीं था कि ये कौन स्पॉन्सर्स हैं और ये हैं भी या नहीं है। उन्होंने जब वीज़ा अप्लाई किया तो उन तमाम पाकिस्तानी जर्नलिस्ट को जो कि 10 साल से 20 साल से 15 साल से जर्नलिज्म कर रहे हैं पाकिस्तान में, जाहिर है हमको ये नहीं पता कि वो तो एक मीडिया कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने के लिए जा रहे हैं, तो उन तमाम पाकिस्तानियों को उस इन्विटेशन की बुनियाद पर 10 साल का बैन लग गया था। अब उसमें से फिर कुछ लोग JR में गए, कुछ क्लियर हुए, कुछ अभी तक पेंडिंग है। तो आपकी बात जो ये आप कह रहे हैं कि इसमें एप्लीकेंट के इल्म में होना जरूरी है, उसकी इंटेंशन पता होना चाहिए कि इसने इंटेंशनली फॉल्स इंफॉर्मेशन शो की है तो उसको 10 ईयर्स का बैन इंपोज होना चाहिए, आप ये कह रहे हैं ना। अगर अदरवाइज अगर उसके इल्म में नहीं है और इनविटेशन भेजने वाले ने या ऑर्गेनाइजर की कोई गलती है तो उसका नुकसान शायद ऑर्गेनाइजर को होना चाहिए और एप्लीकेंट को नहीं होना चाहिए, आप ये कह रहे हैं। मैं ये कह रहा हूं ये कोर्ट का डिसीजन है, कोर्ट ऑफ अपील का डिसीजन है AA नाइजीरिया केस में। उसमें कोर्ट ने ये कहा था कि उसकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन होनी चाहिए रादर देन इनोसेंट मिस्टेक। ये एक इनोसेंट मिस्टेक अगर बंदे की है, जिसको जैसे कि आप ये एग्जांपल राइट एग्जांपल कोट कर रहे हैं, जो जर्नलिस्ट थे उनको ये पता नहीं था, जो भी कॉन्फ्रेंस है उनको तो एक इनविटेशन भेजी गई उनके आने के लिए, तो दिस कुड बी, अगर कोई इसमें रिफ्यूजल है तो आई वुड कॉल इट इनोसेंट मिस्टेक, नॉट अ डिलिबरेट इंटेंशन। तो ये तो फिर उस कोर्ट के ऑर्डर की खिलाफ वर्जी भी हुई एक तरह से। अगर आप कह रहे हैं कि कोर्ट का ऑर्डर है कि ये इंटेंशनल मिस्टेक होनी चाहिए और ये इंटेंशनल नहीं है, तो देखे ना कोर्ट ऑफ अपील एक हायर कोर्ट है, इस डिसीजन को अपर ट्राइब्यूनल, जो इमिग्रेशन के यहाँ पे ट्राइब्यूनल बने हुए हैं, फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल है, अपर ट्राइब्यूनल है, जो अपर ट्राइब्यूनल है उसके जो केसेस होते हैं वो रिकॉर्डेड, कुछ जजमेंट्स रिकॉर्डेड होती हैं। अब कोर्ट ऑफ अपील जो एक सीनियर कोर्ट है उसके इस डिसीजन को फॉलो किया गया
इन 2 अदर केसेस जिनमें ये जनरल ग्राउंड्स फॉर रिफ्यूजल्स थी, और उसमें कोर्ट ने बिल्कुल इस प्रिंसिपल को अप्लाई किया और उसने कहा कि इसमें डिलिबरेट इंटेंशन होनी चाहिए एप्लीकेंट की, ऐसे नहीं है कि आप एक बंदे की इनोसेंट मिस्टेक है उसकी बेस पे आप उसको रिफ्यूज कर दें। जी बिल्कुल सही है। अच्छा, और वो इत्तेफाक से चूंकि वो हमारे सारे दोस्त हैं जर्नलिस्ट, तो मैंने एक तरह का एक रिफ्यूजल लेटर इसमें देखा भी जिसमें 10 ईयर का बैन इम्पोज किया गया था, और उसमें वाज़ेह तौर पर ये लिखा हुआ था कि इट मे और मे नॉट बी इन योर नॉलेज, जो फॉल्स इन्फॉर्मेशन सबमिट की गई है। तो अगर आप उसमें खुद लिखा हुआ है कि आपके नॉलेज में हो सकता है ना हो ये, तो अगर आपके नॉलेज में नहीं है तो फिर 10 ईयर्स का बैन ये शायद जस्टिफाइड नहीं है। नहीं तो फिर उनको तो फिर तो देखे ना, होम ऑफिस पे बर्डन ऑफ प्रूफ जो है वो होम ऑफिस पे उन्होंने प्रूव करना है कि ये जो एप्लीकेंट है उसका मेंस रिया था, उसकी इंटेंशन थी डिसऑनेस्टी की। ऐसे में फिर एप्लीकेंट को क्या जुडिशियल रिव्यू में जाना चाहिए? अब हल क्या है ऐसे तमाम दोस्तों का? और ये सिर्फ एक, मैं तो एक एग्जांपल कोट किया है, ऐसे बहुत सारे लोग हैं जिन पर ये बैन इंपोज हो गया होगा, तो वो लोग क्या करें? सर उन लोगों को देखें, उनमें जो लीगल रेमेडी है वो जुडिशियल रिव्यू है। जुडिशियल रिव्यू के लिए सर ये होता है, उसका प्रोसीजर ये है कि पहले उस पर एक प्री एक्शन प्रोटोकॉल जो है वो सर्व किया जाता है रेस्पोंडेंट पे, होम ऑफिस पे, एंटी क्लियरेंस मैनेजर पे। उसमें जैसे पाकिस्तान में एक लीगल नोटिस कहते हैं, इधर उसको हम प्री एक्शन प्रोटोकॉल कहते हैं, तो वो सर्व किया जाता है और होम ऑफिस को ये मौका दिया जाता है कि तुम अपना डिसीजन जो है उसको रिवर्स करो। उनको 14 डेज का या 28 डेज का टाइम दिया जाता है। अगर आप नहीं करते हैं तो देन वी विल टेक दिस मैटर टू दी अपर ट्राइब्यूनल, जो कि इमिग्रेशन ट्राइब्यूनल है, अपर ट्राइब्यूनल है, हायर ट्राइब्यूनल है, जिसमें ये जुडिशियल रिव्यू लाज होते हैं। फिर वो जुडिशियल रिव्यू जो है वो लाज होता है और उस पर फिर जो जज होता है वो डिसीजन देता है। ठीक, बिल्कुल ठीक है। अच्छा, सही है। ये एक रेमेडी है जो अवेलेबल है उन तमाम लोगों के लिए जिन पर 10 ईयर्स का बैन इंपोज हुआ। अच्छा, अब मुझे एक चीज़ खालिद परवेज़ साहब ये बताइए, अभी बात कर रहे थे कि हाउस ऑफ कॉमन्स में बहुत सारे पाकिस्तानी मौजूद हैं, हाउस ऑफ लॉर्ड्स में हैं, तो इन तमाम जो रिप्रेजेंटेटिव्स हैं, जो इलेक्टेड मेंबर्स हैं, उनको ज़ाहिर है पाकिस्तानियों के इन तमाम मसाइल का इल्म है। अभी तक आपके ख्याल में मौसर आवाज़ उठाई है उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में, ख़ास तौर पर कि वो लॉज में तरमीम के लिए इकदाम करें? और पाकिस्तानी जो हैं अपने इन इलेक्टेड मेंबर्स पर कितना रिलाय करते हैं या कितना रिलाय किया जा सकता है, और कितना कोऑपरेटिव हैं ये इलेक्टेड मेंबर्स जो पाकिस्तानियों के ज़्यादातर वोट लेकर मुंतखब होते हैं? जी असद भाई, ये जो जितने भी हमारे फोर्सेस पाकिस्तानी जो वहाँ पर हैं, लॉर्ड्स ऑफ होस्ट में है, लॉर्ड्स कॉम में है, ये वेरी वेरी कोऑपरेटेड है, काफी तावन करते हैं। लेकिन बदकिस्मती से ये गवर्नमेंट की अपनी पॉलिसी होती हैं। जिस तरह लेबर की जो पॉलिसियां थी वो बड़ी जो सॉफ्ट थी इमिग्रेशन के हवाले से, तो लेबर के जमाने में राइट ऑफ अपील भी था, और वो आमतौर पर जो ना 80% के करीब जो दरखास्तें विजिट वीजा की थी या दूसरी थी रिफ्यूज होती थी, तो वो कोर्ट से विन हो जाती थी। इन्होंने फिर वो दरमियान में वो जो विजिट वीजा जो और दूसरे वीजों की जो अपील खत्म कर दी थी, उसको फिर एडमिनिस्ट्रेटिव रिव्यू में डाल दिया था। तो उस हवाले से इन लोगों का काफी अहम किरदार है। अब देखते हैं कि अभी जिस तरह के हमारे जो इवन जो यहाँ के स्कॉटिश हैं या ब्रिटिश दूसरे भी हैं जो यहाँ, वो भी काफी तावन करते हैं जब उनके पास जाते हैं हेल्प के लिए। इनका लेटर, इनके लिए एक हॉटलाइन होती है, MPA की हॉटलाइन, अगर कोई मसला होता है तो वो उनसे रब्ता करते हैं हॉटलाइन के थ्रू। तो उनसे फिर जब 24 आवर के अंदर जो है इमिग्रेशन की तरफ से उनको जवाब देना पड़ता है। ये ठीक है। अच्छा, एक और टाइप है जो लोग अब वीज़ा अप्लाई करते हैं, वो है स्टूडेंट वीज़ा, पढ़ने जाने के लिए। और उसमें फिर ऐसा भी अनफॉर्चुनेटली हमने देखा है, कुछ ज़ाहिर ऐसे एग्जांपल्स भी हैं कि लोग स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करते हैं, लेकिन जहन में ये बात होती है कि हमने जो वहाँ पर जाकर अर्निंग करनी है, पैसे कमाने हैं, जॉब्स करनी है। और बाज़ दफ़ा ये जब रिफ्यूज़ल होता है स्टूडेंट वीज़ा का, तो रिफ्यूज़ करने वाले को यही इंटेंशन फील होती है कि ये पढ़ने के लिए आ रहा है, ये किसी और काम के लिए आ रहा है, और उनके शायद वो डॉक्यूमेंट से अपीयर हो जाता है ऐसा कि ये, या उसकी पूरी तरह से उसका होमवर्क ठीक नहीं होता और वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता है। तो आपके ख्याल में एक शख्स अगर स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना चाहता है और उसकी राइट इंटेंशन है कि वाकई वो पढ़ने के लिए जा रहा है, फिर भी उसको मसला होता है कि वो रिफ्यूज़ हो जाता है उसका वीज़ा, तो ऐसे में क्या करना चाहिए? आपकी सजेशन क्या है कि वो रिफ्यूज़ल से बच सके? सर मैं इसमें ये आपको बताऊंगा कि ये जो स्टूडेंट्स हैं,
इनकी जो अब ज़्यादा रिफ्यूज़ल आती हैं, अब वो सिर्फ जो जेन्युइन स्टूडेंट्स हैं उनको आने की इजाज़त देते हैं, उसको वो बिल्कुल नहीं रोकते। अब ये है कि इससे पहले यूके में बहुत सारे जो है ना, ये एक इंडस्ट्री बन गई थी और काफ़ी सारे कॉलेजेस थे जो विच दे वर प्रूव्ड बोगस आफ्टरवर्ड्स, उसको उन्होंने क्लोज डाउन किया, उन पे क्रैक डाउन किया। इस वजह से उन्होंने जो स्टूडेंट्स के हवाले से अपनी इमिग्रेशन पॉलिसी है, जो रूल्स हैं, उनको बहुत टफ कर दिया। और उसमें भी वो जो है ना, वो जनरल ग्राउंड्स पर रिफ्यूज़ल लगा दी कि एक बंदा जो है वेदर दैट पर्सन इज अ जेन्युइन स्टूडेंट और नॉट जेन्युइन स्टूडेंट। उसके लिए वो अब ये है कि यूनिवर्सिटियों को भी उन्होंने काफ़ी सारा, उन पे भी वो स्ट्रिक्ट हैं, उनके लाइसेंस कैंसिल कर देते हैं, रिवोक कर देते हैं अगर कोई स्टूडेंट जो है वो जेन्युइन ना हो तो। उसमें ये है कि वो स्टूडेंट्स का एक तो एडमिशन होता है इधर यूनिवर्सिटी में, फिर उसके बाद वो स्टूडेंट का इंटरव्यू करते हैं। अगर वो इंटरव्यू में समझते हैं कि स्टूडेंट जेन्युइन है तो उसको बिल्कुल वो आने की इजाज़त देते हैं, और जो जेन्युइन नहीं होते उनको, वो जो यूनिवर्सिटी के इधर आते हैं स्टूडेंट, वो काफ़ी सारे के वीज़े लग जाते हैं। वो एक मतलब टेस्ट है जिसमें वो चेक करते हैं बाय वे ऑफ इंटरव्यू के स्टूडेंट जेन्युइन है या नहीं है। और अब तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो भी एडमिशन देते वक्त काफ़ी सारे अपने उनके चेक एंड बैलेंस हैं जो वो स्टूडेंट के लिए करते हैं। पहले तो ज़माने में शायद ये रहा है कि यहाँ पर जो वीज़ा एजेंट्स हैं या जो आपका केस अप्लाई करने वाले हैं, क्या कहते हैं उन्हें, क्या क्या आप उन्हें उनके लिए एग्जैक्ट टर्म इस्तेमाल करेंगे, उसमें भी ये है कि वो जो उनकी और वहाँ के फेक कॉलेजेस की एक मिली भगत के साथ ही शायद मामला चल रहा था कि वहाँ से जी एक फेक कॉलेज है, उसने फेक इन्विटेशन भेजा, उस फेक इन्विटेशन की बुनियाद पर अप्लाई किया, वहाँ जाके ना उसने कोई स्टडी की ना कोई तालीम हासिल की, और वहाँ पर जाकर उसने जॉब शुरू कर दी, और वो डेफिनेटली कानून की खिलाफ वर्जी थी। तो उन चीज़ों की वजह से मेरा ख्याल है ये कानून फिर सख्त करना पड़ा, उनकी वजह से, एग्जैक्टली उनकी वजह से हुआ। और मेरी एडवाइस है स्टूडेंट्स के लिए कि वो जो है ना, जब अप्लाई करें या जब अपना वीज़ा जो है उसकी एप्लीकेशन दें तो एक प्रॉपर और राइट लीगल एडवाइस सीख करें। ये जो बिल्कुल इस तरह के एजेंट्स होते हैं उनसे अवॉइड करें, प्रॉपर लीगल एडवाइस सीख करें, उसकी प्रॉपर इंफॉर्मेशन लें। और जो जेन्युइन स्टूडेंट हैं उनको एनकरेज किया जाता है, मैं नहीं समझता कि उनको बिला वजह रिफ्यूज़ किया जाता है। ठीक है, इस पर मजीद बात करते हैं, ज़रा एक मुख्तसर ब्रेक ले लें, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। ब्रेक के बाद आपको दोबारा खुशामदीद कहेंगे। अच्छा, अब ये जो लीगल एडवाइस है, अब जैसे देखें मसला ये है कि हमारे यहाँ चूँकि पाकिस्तान की टर्म में बात करूँगा तो 2 नंबरी बहुत ज़्यादा है। अब जेन्युइन लीगल एडवाइस कहाँ से लेनी है, इसके लिए एक और एडवाइस चाहिए कि आपको जेन्युइन लीगल एडवाइस कहाँ से मिलेगी। एक बंदा आपको घेर घार तो के तो अपनी फ़ीस वसूल नहीं कर रहा, तो यहाँ पर फिर मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा जो लोग पहले से अच्छा काम कर रहे हैं, उनकी एक हिस्ट्री है, उन लोगों से एडवाइस लेनी चाहिए जिन पूरी तरह से मालूमात हासिल करके। जो मुश्तरी होशियारबाज का कानून होता है कि मुश्तरी खुद होशियारबाज हो। सर एग्जैक्टली, आपने बिल्कुल इसको प्रॉपर वे में एक्सप्लेन किया, एडवाइस एंड जेन्युइन एडवाइस। देखिए फिर यही बात है ना, जो क्रेडिबल लोग हैं वहाँ पे अरसे से काम कर रहे हैं, जिनका एक क्रेडिबल ट्रैक रिकॉर्ड है, तो अगर वहाँ पे कोई मतलब लॉयर इतने अवेलेबल नहीं है, या जिस तरह का जो बेटर है इन द मार्केट, जो अवेलेबिलिटी में जो वहाँ पे जो बेटर ऑप्शन है उसको अवेल करना चाहिए मेरे ख्याल में। अच्छा, एक और मसला भी खालिद परवेज़, शायद आपके इल्म में ये भी आता हो, एक और मसला भी ये है कि बहुत सारे लोग अप्लाई करना चाहते हैं बाहर पढ़ने के लिए। ख़ुद मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ कि जिन्होंने एजेंट्स को पैसे दिए कि उन्होंने कहा कि जी ये यूनिवर्सिटी में आपका एडमिशन होगा, यहाँ पर आप जाएंगे, इतना आपको काम करने की इजाज़त होगी, और आप 2 लाख रुपए पहले दे दें, फिर 3 लाख रुपए फिर दे दीजिएगा। वो 2, 4, 5 लाख रुपए समेटा और बंदा गायब हो गया। ऐसे भी कई मासूम पाकिस्तानीज़ हैं जो ऐसे लोगों के हाथों भी लुटते हैं। तो ये इस तरह के मसाइल भी आपके पास आते हैं खालिद परवेज़ साहब? जी असद साहब, इसमें यह है कि अभी थोड़ा सा कम हो गया। इससे पहले जो है ना, बहुत ज्यादा ऐसी हुआ था कि जब फेक कॉलेजेस थे तो लोगों ने वहां से पैसे लिए, उनको किसी न किसी तरीके से यहाँ भेज दिया। जब वो लोग यहाँ पर आए तो उन्होंने चेक किया तो कॉलेज फेक निकले। जब कॉलेज फेक निकले तो उन्हें इमिग्रेशन की होम ऑफिस की तरफ से लेटर है कि आपका कॉलेज फेक है, तो आप किसी नए कॉलेज में दाखिला लें। तो फिर उनके लिए मसला ये बना, पहले तो उन्होंने पुराने कॉलेज को फीस दी हुई थी,
अब नए कॉलेज को फीस उनके लिए एक नया, ये तो आप उन खुशकिस्मतों की बात कर रहे हैं ना जो वहां पहुंच गए। कई ऐसे हैं जो फिर प्रोसेस ही नहीं हो पाता, मतलब पैसे लिए बंदा गायब। ऐसे भी लोग हैं ना जिनको पता नहीं है कि प्रॉपर प्लेटफॉर्म कौन सा है। अगर वो स्टूडेंट वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं, बाहर जाना चाहते हैं, तो वो उनको शायद बुनियादी मालूमात भी नहीं है, बस ख्वाहिश का इज़हार। क्योंकि शायद ये बाहर जाने की ख्वाहिश किस तरह की होती है कि जिसमें आपकी ख्वाहिश जो है वो हकीकत और जो एक्चुअल चीज़ें हैं उसके ऊपर गालिब आ जाती है और आपको आप धोखा खा जाते हैं, नुकसान हो जाता है। जी सर, ये अनफॉर्चुनेटली हमारे मुल्क की ये बदकिस्मती है कि जिसमें FIA और दूसरे इदारे कुछ इन्वॉल्व हो जाते हैं, वो उनको पता होता है कि ये फैसलाबाद में ये शख्स है, लाहौर में ये शख्स है जो वीजा लगवाता है, और जो पैसे एडवांस में लेते हैं बाद में यहाँ से ऑफिस चेंज कर कहीं और चले गए, तो वो तो बहुत ज्यादा होता है। और यहाँ पर पहुंचने के बाद भी मुझे तो पता चला कि किस तरह फेक कॉलेज में दाखिला के नाम पर पैसे ले लिया गया, या लोग यहाँ पर आए तो पता चला यहाँ कॉलेज नहीं है, वहाँ पर कॉलेज फेक है, और फिर उनको पता चला कि अब दोबारा फीस कैसे जमा करवाएं। ये तो बहुत सारे लोग इस तरह काम कर रहे हैं, मगर ये सारा काम मिली भगत के साथ ही आपको पता सर भाई होता है। सही है, तो होता ही। अच्छा ये बताएं कि आप ये सही कह रहे हैं कि स्टूडेंट यहाँ पे भी एक तो तादाद वहां पे है, यहाँ पे भी बहुत सारे स्टूडेंट जो इस बात की इन द पास्ट इस स्कैम के विक्टिम रहे हैं। काफी सारे स्टूडेंट हैं जो विक्टिमाइज हुए हैं इस स्कैम के। तो जो विक्टिम होते हैं उनके पास भी राइट ऑफ अपील होता है गोंदल साहब, वो भी जा सकते हैं अदालत के पास? सर बिल्कुल, उनका राइट ऑफ अपील जो रिफ्यूजल का है वो तो होम ऑफिस के अगेंस्ट होगा, लेकिन जो उनके पैसे लेके भाग गया कॉलेज वाला, उसके खिलाफ तो ज़ाहिर बात है सिविल सूट ही वो बेचारे कर सकते हैं। और फिर वो इतने विक्टिम होते हैं, उनके पास पैसे नहीं होते, यहाँ सिविल कोर्ट्स में जाने के लिए काफ़ी सारी फीसें इन्वॉल्व होती हैं, तो वो और फिर बंदे का पता कोई नहीं होता कि वो किधर है किधर नहीं है। काफ़ी सारे इन द पास्ट विक्टिम हुए हैं स्टूडेंट, लेकिन अब जो है वो कॉलेजेस और वो बोगस कॉलेजेस सारे ख़त्म हो गए हैं। अब ऐसा नहीं है यहाँ पे। अच्छा, अब मुझे ये बताइए कंक्लूड करते हुए प्रोग्राम को कि आपके जहन में और क्या जनरल इश्यूज हैं जिस पर आप रहनुमाई करना चाहेंगे पाकिस्तानियों, क्योंकि 92 का ये प्रोग्राम बरतानिया में और दीगर ममालिक में बहुत देखा जाता है और बहुत लोग रहनुमाई ले रहे होंगे इससे। आप कुछ एडवाइस करना चाहेंगे कि क्या करना चाहिए उन्हें इन तमाम तरह के प्रॉब्लम्स से बचने के लिए? सर मैं, क्योंकि आपके प्रोग्राम का जो टाइटल है वो ऐसा है कि मैं एक और इशू आपकी तवज्जो से, आपके चैनल के तवज्जो से हाईलाइट करना चाहता हूँ कि ये अपना जो हमारा इधर पाकिस्तान की एम्बेसी, पाकिस्तान का हाई कमीशन है, हमारे नंबर ऑफ पीपल इन द यूनाइटेड किंगडम आर ओवरस्टेयर्स। उनके पासपोर्ट जो है वो एक्सपायर हो जाते हैं, और उनकी अगर होम ऑफिस के पास एप्लीकेशन पेंडिंग हो तो होम ऑफिस कहता है कि आपका पासपोर्ट एक्सपायर हो गया है, नया पासपोर्ट लाएं। या ये होता है कि होम ऑफिस में एप्लीकेशन देने के लिए अब एक लीगल रिक्वायरमेंट है कि यू मस्ट प्रोवाइड योर वैलिड पाकिस्तानी पासपोर्ट। वो एम्बेसी के पास जाते हैं, एम्बेसी वाले ये कहते हैं कि चूंकि आपके पास यहाँ का स्टेटस नहीं है, हम आपको आपका पासपोर्ट जो है वो रिन्यू नहीं कर सकते, आपको नया पासपोर्ट नहीं बना दे सकते। आप जो है होम ऑफिस से कोई लेटर लेके आए, होम ऑफिस तो लेटर देता नहीं है, और वो बहुत सारे पाकिस्तानी बेचारे सफ़र करते हैं, और कुछ जिनका कोई तलक वास्ता होता है उनके बन भी जाते हैं। तो मेरी ये गुजारिश है आपके प्रोग्राम के तवज्जो से कि एक पाकिस्तानी नेशनल है, उसको क्यों चाहिए होम ऑफिस का लेटर अपना पाकिस्तानी पासपोर्ट बनवाने के लिए? वो तो उसमें तो आप उसकी नेशनैलिटी को एड्रेस करेंगे जी। एक तो ये इशू है, ओबियसली ये खालिद परवेज साहब के हाई कमीशन में आप समझते हैं कि लॉज को या तरीकाकार को थोड़ा नरम करने की जरूरत है उन पाकिस्तानियों के लिए? एग्जैक्टली, एक पाकिस्तानी नेशनल है, उसको क्यों जरूरत है होम ऑफिस से लेटर लेने के लिए, या उसके वीजा स्टेटस को चेक करने की, यूके का वीजा स्टेटस चेक करने की क्या जरूरत है? वो पाकिस्तानी नेशनल को उसका पासपोर्ट जो है वो नया बना दे ताकि उसकी मदद हो। एक तो ये बात है सर, और दूसरा सर ये है एक सवाल मिला था जी एक मिनट खालिद परवेज साहब, जरा अख्तर गोंदल साहब तक बात मुकम्मल कर लें। जी गोंदल साहब। दूसरा सर मैं ये अर्ज करूंगा कि चूंकि या यूके जो है, यूनाइटेड किंगडम जो है वो यूरोप से एग्जिट कर रहा है, ब्रेग्जिट जो है वो अब अक्टूबर तक एक्सटेंड हो गया है, उसकी जो डेडलाइन है पहले मार्च थी। तो उसमें बहुत सारे जो यूरोपियन हैं उनके लिए मेरी एडवाइस है कि ये मेरे पास भी बहुत सारी क्वेरीज आती हैं कि ना सिर्फ कि वो अपने डायरेक्ट फैमिली मेम्बर्स को बुला सकते हैं, वो अपने एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर्स को भी यूके में बुला सकते हैं। से फॉर एग्जांपल किसी का कोई अंकल है, अंकल का बेटा है, कोई मतलब फूफो का बेटा है, चाचे का बेटा है, ताए का बेटा है, वो अपने जो एक्सटेंडेड फैमिली मेम्बर हैं उनको भी बुला सकते हैं। उसके लिए टेस्ट ये है कि उन्हें अपना रिलेशनशिप प्रूव करना है, और दूसरा ये है कि वो जो रिलेटिव उनका आ रहा है उसको फाइनेंशियल डिपेंडेंसी प्रूव करनी है कि वो अपने जो उसका EU रिलेटिव है उस पर वो फाइनेंशियली डिपेंडेंट है,
और दूसरा है कि वो जो EU बंदा यहाँ पे UK में मुकीम है वो जॉब कर रहा है, वो ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रहा है। तो ये एक अवेयरनेस है जो एक्सटेंडेड फैमिली मेंबर हैं यूरोपियन नेशनल के, उनके लिए उन्हें प्रॉपर लीगल एडवाइस सीख करनी चाहिए एंड दे कैन कम एंड लिव इन द यूनाइटेड किंगडम। राइट। आप खालिद परवेज साहब आपको सवाल कर रहे थे। अच्छा, मैं ये सवाल कर रहा था, जिस तरह कि पहले हम बात करते थे 10 साल बैन वाला, जो पाकिस्तान में लोगों को विजिट के 10 साल बैन हुआ, उसके ऊपर जो रिफ्यूजल लेटर उसके ऊपर अगर लिखा हो कि नो राइट ऑफ अपील, तो फिर भी क्या उनके ऊपर अपील की जा सकती है? जिस तरह किसी को 10 साल के लिए बैन किया गया, उसके लेटर के ऊपर नीचे लिखा हुआ नो राइट ऑफ अपील, या विजिट के ऊपर लिखा हुआ नो राइट ऑफ अपील, क्या वो लेटर जो रिफ्यूजल लेटर वाले बी कोर्ट में जा सकते हैं? हाँ, वो राइट ऑफ अपील का मतलब ये है कि क्या वो वीजा के यानी वीजा अथॉरिटी है उसको अपील नहीं कर सकते, या जुडिशियल रिव्यू में भी नहीं जा सकते? नो राइट ऑफ अपील। जी गोंदल साहब। सर वो खालिद परवेज साहब बड़ा राइट सवाल कर रहे हैं। सर बात ये है कि जो विजिट वीज़ा है उसमें पहले राइट ऑफ अपील होता था। राइट ऑफ अपील और जुडिशियल रिव्यू में फ़र्क है। राइट ऑफ अपील का मतलब है कि आप अपील कर सकते हैं फर्स्ट ईयर ट्राइब्यूनल में। जुडिशियल रिव्यू होता है जहाँ पे कोई और लीगल रेमेडी अवेलेबल ना हो, जहाँ पे राइट ऑफ अपील ना हो, तो फिर आप जुडिशियल रिव्यू करते हैं। कोर्ट जो होती है, जो हायर कोर्ट है, अपर ट्राइब्यूनल है, उसको ये पावर है कि वो उस डिसीजन को जुडिशियली रिव्यू करती है, उसकी रीजनेबलनेस को देखती है। अब जो विजिट वीज़ाज हैं उसमें राइट ऑफ अपील अब नहीं है, लेकिन अगर कोई विजिट वीज़ा में कोई ऐसा इशू अराइज हो रहा हो जो ह्यूमन राइट्स का हो, से फॉर एग्जांपल जिसमें कोई सेक्शन 6 का जो है ना कोई ह्यूमन राइट्स का एलिमेंट रेज होता है, उसमें आप अपील कर सकते हैं, लेकिन वो फिर कोर्ट में जाके काफ़ी एड्रेस करना पड़ता है। तो उसमें जो अभी रेमेडी सब्सटेंशियल रेमेडी अवेलेबल है वो जुडिशियल रिव्यू ही है। तो जुडिशियल रिव्यू में भी अपर ट्राइब्यूनल का जज उस डिसीजन को असेस करता है, जो होम ऑफिस का डिसीजन होता है उसको रिव्यू करता है, तो वो कोर्ट ही होती है जो उसको देखती है। ठीक है, बहुत शुक्रिया अख्तर गोंदल साहब, आपने बहुत तफसील से तमाम इश्यूज़ पर रोशनी डाली और आपने ख़ास तौर पर कहा कि पाकिस्तानियों को जो इन तमाम तरह के मसाइल का सामना कर रहे हैं उनको प्रॉपर लीगल एडवाइस सीख करनी चाहिए ताकि इन मसाइल से बच सकें, और रहनुमाई भी फ्राहम की बहुत सारे लोगों को जिनको वीज़ा मुख्तलिफ़ तरह के वीज़ा के हुसूल में प्रॉब्लम का सामना है। खालिद परवेज साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया, आपने बहुत सारी स्टोरीज़ हम इस प्रोग्राम तक पहुँचाते रहते हैं और उससे आई एम श्योर बहुत सारे पाकिस्तानियों को फ़ायदा होता होगा। आप दोनों मेहमानों को शुक्रिया। नाज़रीन, आज का प्रोग्राम था, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।